गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 4 दिसंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका कमेंट सेक्शन में आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। और मैं यह बार बार आप लोगों से बोलता हूं और इसी में मामला फंसता है आप लोगों का। चलिए, लगातार सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी एनर्जेटिक होकर चीज़ों को कवर करें और अच्छा रिजल्ट लेकर आए। 68 का कल मेंस का रिजल्ट हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट हुआ, उनका इंटरव्यू अब पैनल स्टार्ट होगा। तो जो भी लोग इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं, आपके मित्र किन्हीं का हुआ है तो हमें रिकमेंड जरूर कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर चीज़ों को सर्व कर सकें। आपका बहुत से चीज़ें युक्तियाँ इस ऐप पर चलाया जा रहा है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, या तो आप पिन मैसेज में जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर भी आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप ऐप एक बार ऐप युक्ति है इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। और बहुत सी चीज़ें दी जा रही है। एक नया पैकेज और लॉन्च किया गया है। अ, आपको प्रश्नोत्तर के तौर पर, जहां पर 50,000 से अधिक प्रश्न की संख्या होगी, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक का पहले सिनॉप्सी होगा या उसके बारे में कुछ 2-4 पेज शब्द लिखे रहेंगे। उसके बाद जो भी अपडेट क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक से, जैसे कि आप लोग घटना चक्र में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, सेम टू से उससे बेहतर चीज़ें आप लोग के लिए लाई जा रही है। पीडीएफ अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मात्र बहुत से कम प्राइस में, मात्र 499 में आपको अभी अवेलेबल है 50% डिस्काउंट के साथ। तो आप उसका लाभ लीजिए। हम कम कम आय में आपको अधिकतम शुल्क दे, आप अधिकतम सेवाएं देना चाहते हैं, तो आप हमें सपोर्ट, आपके बिना सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ है नहीं। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग फेज में चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। तो जाके एक बार देखिए और चीज़ों को समझिए क्या बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बहुत सी चीज़ें मैं लगातार बोलता रहता हूँ। तो देखिए, एक चीज़ सही हुआ है फिर से। मुफ्त की चीज़ें देनी अच्छी बात है। ठीक है ना, मैं बार बार बोलता था मुफ्त की चीज़ें देनी अच्छी बात है। पर मुफ्त देने के लिए आपके पास आय के स्रोत होने चाहिए। आय के स्रोत जब आपके पास निश्चित हो, एक सीमा से अधिक 100 रुपया ज़रूरत है आपके राज्य को चलाने के लिए, और आपकी आय हो रही है 150 रुपया, तो ये अतिरिक्त खर्च जो आपके पास बच रहा है 50 रुपया, वो आप मुफ्त की चीज़ें देने में सफल होंगे। तो जनता होगी या तो इससे संबद्ध जो भी सेवाएं की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है वो वर्ग समूह, ये संतुष्ट हो पाएगा कि हमारे भविष्य हमारे इस राज्य में सुरक्षित है। नहीं तो वर्तमान आपको ठीक करने के लिए भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बताता था। जो भी मतदाता रहे हैं, जहां जहां वोट प्रतिशत बढ़ा है, साथ ही मुफ्त की जो अंबार लगी हुई थी, मुफ्त देने की रिवाज को अंबार लगी थी, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। इसके लिए मैं आपको एक्टोरियल में भी बातें करूंगा। पर फिलहाल देखिएगा, यहाँ पर पीटी फैक्ट आपको चीजें जानकारी रखनी है। पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किन राज्यों में विधानसभा चुनाव था, पहला एक क्वेश्चन होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितने राज्यों में और कौन कौन से राज्य में है। सरकार कहाँ बहुमत से बनी है, दूसरा क्वेश्चन होगा। किन किन राज्यों में बहुमत सरकार बनाई गई है। भाजपा की सरकार कहाँ कहाँ बनी है, कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ बनी है। फिर एक साथ कितने राज्यों की मतदान हुई थी, चाहे मणिपुर को छोड़कर छोड़कर आपको बाकी सारे जगह आपको आपको यहाँ पर चुनाव के नतीजे देखे गए हैं। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो हम बड़े यहाँ से पीटी फैक्ट के चीज़ों को संग्रह कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आप इसको एक बार देख लीजिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर, कहाँ पर कितनी सीटें आई हैं। और देखिए, पीटी फैक्ट में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरीज में आपसे पूछ देगा बना के, और सीट की संख्या लीजिए, जैसे ओलंपिक वाले प्रोग्राम में आपको पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है। तो आप इसे एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, भाजपा के लिए नारी शक्ति बनी ब्रह्मास्त्र। हम उस फैक्ट पर नहीं जाएंगे, पर यहाँ से कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि मध्य प्रदेश में 2.72 करोड़ महिला मतदाता थी।
मतदान वहां पर हुआ है 76.0%, अर्थात कुल मतदाता जो थे मतदान जो किए हैं उनमें 2.27 करोड़ मतदाता महिला मतदाता थी। तो इस तरह का आंकड़े आपको जरूर याद रखने चाहिए, इसका यूज आप लोग कहीं ना कहीं कर पाइएगा। रीजन उसके पीछे महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल हम महिला को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से अवसर देने तक ही नहीं सीमित करते। क्या उन्हें अवसर देना है, उन्हें आगे आने का मौका देना है, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो देखने को मिल रहा है राजनीतिक में, आपको उनकी भागीदारी सब अब धीरे धीरे आ रही है, प्रतिशत बढ़ रही है, और खासकर मुस्लिम महिला को। और ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा, मुस्लिम जो महिला का प्रतिशत है कहीं कहीं 7.8%, 8.9% तक बढ़ा है। तो यह भी एक फैक्टर है कि महिला सशक्तिकरण में इनकी भूमिका, क्योंकि देखिए अभी भी कमोवेश जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने उस दौर से गुजर रहा है जहां पर आपको नवीन विचारधारा प्रवेश कर रही है, जिसमें उनका वर्तमान संदर्भ में हम उसको क्या कहते हैं, आधुनिकता के युग के संदर्भ में चीज़ों को देख रहे हैं, जहाँ पर राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है उनकी, समाज में बेहतर करने के लिए उनकी जो लालसा है वो बेहतर तौर से सामने आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब वो टर्निंग पॉइंट में मुस्लिम महिला खड़ी है, जहाँ पर हम 3 तलाक जैसे परिवर्तनशील नियमों को देखें लागू हुआ है। उसके बाद बहुत से ऐसे नियम कानून है जो महिलाओं को प्राप्त हो रही है। तो ये आपको फैक्टर ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब सरकार ने ऐसे बढ़ाई महिला मतदाताओं की पैठ, अर्थात महिला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्या कारण है जहां पर महिला बढ़ चढ़कर राजनीति में भाग ले रही है, वो मतदाता की बात, मतदान की बात हो, या तो फिर सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी। तो महिला सशक्तिकरण एक संकीर्ण मानसिकता नहीं है, ध्यान रखिए। किसी हम एक खास पॉइंट को हम पुट करेंगे और उसका आउटपुट यह आएगा कि सभी महिलाएं इसका लाभ लेंगी, यह बिल्कुल नहीं है। हम एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल का जैसे आप लोग बफर स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहाँ की केंद्र में मान लीजिए महिला है, ठीक है ना, केंद्र में महिला है, उसके बाहरी आवरण में बहुत से लेयर होते हैं, उसको पहले क्रैक करना होता है, उसके दूसरे लेयर को क्रैक करना होता है, उसके तीसरे लेयर क्रैक हो, तब महिला का जाकर उत्थान होगा। तो समग्र प्रयास जब तक हम परियोजना के तहत नहीं लाएंगे, तब तक उस महिला का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम यहाँ आके महिला को एक कॉन्सेप्ट के तहत कि कोई योजना ऐसा लाए कि डायरेक्ट महिला को इससे हम 200 करोड़ रुपया दे दिए किसी महिला को, उसका सशक्तिकरण हो जाएगा। उसका आंशिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा, पर निर्णय लेने में जब तक हम इस लेयर को नहीं तोड़ेंगे, लेयर तक उत्थान नहीं करेंगे, लेयर तोड़ने का अर्थ समझिएगा, उनके इन संकीर्ण मानसिकता वाली जो विचारधारा, उससे उनको बाहर नहीं लाएंगे, तब तक उनका संपूर्ण उत्थान नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार लगातार कार्य करती रही है, छोटे छोटे कार्य पहले किए, बेबी स्टेप थ्योरी मैंने आप लोगों को बताया है। हमको कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो बेबी स्टेप थ्योरी चलिए, जैसे बच्चे को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा चलेगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है वो पैर पर अपने खड़ा हो जाएगा और दौड़ने सरपट भागने लगता है, उसके बाद उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। वही चीजें यहाँ पर है। तो महिलाओं के लिए क्या क्या योजना लाई गई, तो सारी योजनाओं का नाम यहाँ लिखा गया, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा एज ए महिला एस्पिरेंट के तौर पर, या अन एस्पिरेंट जो पुरुष एस्पिरेंट है उनको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी आधी आबादी कैसे सशक्त हो रही है, इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और 68 का जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा, ये सब सारे प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और मैं जहाँ पैनल पर बैठा रहूँगा, तो देखिए एटुरिया के पैनल पर मैं बैठता हूँ और भी प्लेटफॉर्म पर बैठता हूँ, तो मैं यहाँ यही सब आपसे प्रश्न करता हूँ, क्योंकि आप में कितना एक्टिवनेस है, अर्थात आप कितने एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, इसे समझने का एकमात्र माध्यम होता है कि आप सरकार के कितनी योजनाओं को नज़र से देख रहे हैं। तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पहले बच्चे जन्म पर 5,000 रुपया का मदद, जिसमें 2.8 करोड़ लोग लाभार्थी हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, फिर उसके बाद सृजन सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात करें, खाता खुला है। मोदी सरकार ने इज्जत घर नाम देकर देश के 11 करोड़ शौचालय का निर्माण का, ये भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत उपयोग था, उनके सम्मान के लिए। 3 तलाक जैसे कुप्रथा कानूनी तौर पर पाबंदी लगाई, संसद में 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये सब सारे फैक्ट है जिससे महिलाओं का
उत्थान हुआ। कुल मिलाकर बात यह की जाए कि हम महिलाओं की बात करेंगे तो इन योजनाओं को हम दरकिनार नहीं कर सकते। आपको उसको उसमें शामिल करना होगा, सरकार किसकी भी रहे, आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से हो, जब एक एस्पिरेंट हो तो आपको एस्पिरेंट के तौर पर इन सारी योजनाओं को लागू करनी होगी अपने उत्तर लेखन शैली में। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तब तक आप लोग शेयर जरूर कीजिए, युक्ति आई इसको सपोर्ट कीजिए। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्षमता बहुत है पर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए एक वो पहले यहाँ पे पीटी फैक्ट देख लेंगे, उसके बाद हम कॉप पर आएंगे। देखिए शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रहा है आज से, तो शीतकालीन सत्र में आप लोग की नज़र होनी चाहिए एज एस्पिरेंट के तौर पर कि क्या क्या अपडेट हो रहे हैं, कौन कौन से नियम कानून बन रहे हैं, तो उस पर तो मैं चर्चा करूंगा। पर संसद सत्र आने से पहले मैं पहले भी चर्चा कर चुका, इस पर आपको नोट्स दे चुका हूँ। संसद सत्र क्या होता है, अनुच्छेद 85 के तहत प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी भी सत्र में संसद के अर्थात लोकसभा राज्यसभा में संसद सत्र बुलाने का शक्ति प्राप्त होता है। निर्णय संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री द्वारा लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से सहमति दी जाती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में थोड़ा कूड़ा वाला आ गया तो आवाज आप लोग को आएगा, ये भी एक प्रकार का हमारे लिए बहुत बेहतर होता है कि हमारे घर के कूड़ा को लेकर लोग जाते हैं। और सपोर्ट आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा, कूड़ा इधर उधर मत फेंकिएगा, बहुत बेहतर प्रयास सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। भारत कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है कि एक वर्ष में 3 सत्र कम से कम तो आयोजित होते ही हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। ध्यान रखिएगा, पर 2 सत्र निश्चित तौर पर होंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सत्र के बाद 6 माह का गैप जरूर होता है, कम से कम 6 माह का गैप होना चाहिए, अर्थात वर्ष में 2 कम से कम तो जरूर होंगे। पर 2 के बाद अतिरिक्त कितने भी कराए जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पर अमूमन हम समान तौर पर निश्चित कैलेंडर में 12 महीने पर हम 3 सत्र का देखते हैं। ठीक है ना। अब वो सत्र क्या क्या नीचे मैं देखूंगा, आगे चर्चा करूंगा। सबसे लंबा सत्र कौन होता है, बजट सत्र होता है। पहला सत्र हम लोग जिसे कहते हैं जनवरी के अंतिम माह अर्थात फरवरी में स्टार्ट किया जाता है, अप्रैल तक चलता है, मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। समांतर इस सत्र के दौरान एक अवकाश भी दिया जाता है, स्टार्ट होगा फिर अवकाश कुछ दिन का होगा फिर स्टार्ट होगा, ताकि जो बजट प्रस्तुत हुआ उस पर लोग विचार विमर्श करके अपने घर से अच्छे से स्टडी करके आके अब चीज़ों को संसद के पटल पर। संसदीय समितियां बजटीय प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, चर्चा करेगी। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होगा, अगस्त में समाप्त होगा। शीतकालीन सत्र कब होगा, तीसरे सत्र के तौर पर जाना जाता है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मौसम में होगा, अर्थात जो शीतकालीन, अभी ठंड आई है शीतकालीन। अगर हम दूसरे तरीके से भी समझे, कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजियों को देखिएगा। संसद सत्र आहूत करना क्या होता है, तो राष्ट्रपति संसद द्वारा प्रत्येक सदन में प्रत्येक समय समय पर सम्मन जारी करते हुए संसद के दोनों सत्रों के मध्य अंतराल 6 माह के बीच में नहीं होना चाहिए। इसके लिए कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना होता है, इसी को संसद सत्र आहूत करते हैं। स्थगन जैसा कॉन्सेप्ट, 1 सेकेंड म्यूट कर दूं, अब ज्यादा होने लगा है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि स्थगन क्या होता है, संसद में स्थगन क्या होगा। तो संसद की बैठक को हम लोग स्थगन या निश्चित काल के लिए स्थगन के तौर पर रोक देते हैं, या सत्तावधान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अर्थात उस बैठक को मान लीजिए वो शीतकालीन सत्र हो रही है, या तो मानसून सत्र हो रही है, या बजट सत्र हो रही है, तो हम सत्र को कुछ दिनों के लिए विवाद होता है संसद में, चर्चा परिचर्चा होती है, उस दौरान कुछ समय के लिए हम लोग जब रोकते हैं तो उसको अलग अलग टर्मोलॉजी से, जब उसको पूर्णतः रोक देते हैं तो हम संसद सत्र के तौर पर देखते हैं। ये लोकसभा के मामले में होगा, राज्यसभा का स्थगन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्थगन के द्वारा बैठक कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए लंबित किए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, विघटन लोकसभा के लिए केवल होगा, और स्थगन को हम राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह लागू कर सकते हैं। केवल विघटन अर्थात उसका शस्त्रावसान हम लोग कैसे करेंगे, बल्कि संसद सत्र ही समाप्त कर दी जाएगी, इसको लेकर बातें होती है। अब बहुत से टर्म कोरम की बात होगी। कोरम क्या कहते हैं, गणपूर्ति होती है, जिसमें न्यूनतम संख्या की बात होती है। चलते समय के अर्थात
कम से कम न्यूनतम अटेंडेंस होना चाहिए सांसदों का, तो वो कम से कम लोकसभा में 55 होता है, राज्यसभा के लिए 25 होता है, अर्थात 1/10 होगा, अर्थात कुल जितनी सीट होगी उसका 10%। तो याद रखिएगा कोरम के तौर पर इस प्रकार के प्रश्न बहुत से पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है। अब दूसरा ये टॉपिक है, देखिए मैं हेडिंग देना भूल गया, जहां पर यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर आपको 2 में भी आएगा और एक प्रकार से आपको पेपर 3 में भी आएगा, जहां पर जलवायु परिवर्तन, और कुछ पेपर 1 में भी आएंगे जिसमें भूगोल का जो सब्जेक्ट है टॉपिक है वहां से भी टैली कर सकता है, ध्यान रखिएगा। पर ये करंट के टॉपिक में ही आएगा अधिकतर मामले, जहां पर यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के संदर्भ में हम देखेंगे सरकार की नीतियों में। ये देखिए यूपीएससी का पेपर ऐसा होता है कि सभी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, हालांकि बीपीएससी भी इस ओर बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। आपको अपने अपने स्टेट पीसीएस से एक बार एक कर लीजिएगा। अब देखिए कल मैंने इस पर आप लोगों को एक वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट वीडियो। अब शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, आप उसे देखिएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी हम लोग आ चुके हैं, वहां पर आपको वीडियो जरूर मिलता चलेगा। साथ ही साथ हम लोग फेसबुक पर भी है, फेसबुक पर भी आप लोगों को ये सब रील मिलेंगे, साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब पर रील का इशू ये होता है कि वहां पर म्यूजिक जब डाला जाता है तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए इंस्टा पर आप लोग जाके रील देख लीजिएगा और फेसबुक पर देखिएगा, कोई इशू नहीं है, काम की चीज़ें कहीं भी हो देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी में, देखिए भारत का स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी कॉप जो 28 है, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ऐसे मैंने एक वीडियो आप लोगों को लिया हूँ, कोप 27 तक सारे अपडेट है वीडियो, जाके उस वीडियो को देखिएगा। की नोट्स आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का उसमें भी अपडेट किया गया है, तो जाके पहले क्या क्या कॉप में मामले हो चुके हैं उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, की पॉइंट को देख लीजिएगा। हम 28 का जब समापन होगा उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी बात चल रही है जलवायु परिवर्तन संबंधी, स्वास्थ्य एवं जलवायु संबंधी WHO का मुद्दा था, जिस पर कल भारत ने विड्रॉ कर दिया, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बातें हम समझेंगे क्यों किया गया है, क्यों ऐसा जरूरी था भारत के लिए, भारत की आर्थिक समृद्धि क्यों यह आवश्यक है कि हम जो WHO का जो ये कॉन्सेप्ट लाया गया था जिसमें स्वास्थ्य और जलवायु पर कोप 28 घोषणा पत्र हस्ताक्षर नहीं किया है, तो घोषणा पत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में कूलिंग ठंडा करने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग पर अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया था। भारत का मानना है कि देश में स्वास्थ्य सेवा ढांचे के तहत यह व्यवहारिक या हासिल करने योग्य लक्ष्य नहीं है। इससे पहले भारत ने 2030 तक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का संकल्प पर हस्ताक्षर करने से भी परहेज किया है। ये दोनों मुद्दे हैं जो भारत के आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो ये सब चीजें देनी होंगी। अब विकसित देश अपने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा लिए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप विकासशील राष्ट्रों को जब वो अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कार्य कर रहा है तो उसके पीछे का यह तर्क दे, उसके लिए समयबद्धता होनी चाहिए, उसके लिए और भी विकल्प हमारे पास होने चाहिए, तो जाके ये चीजें समाप्त होगी। साथ ही साथ याद रखिएगा मसौदे पत्र में कोयले के इस्तेमाल पर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, यह भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैक्टर था जिसने भारत ने समर्थन नहीं किया। हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, भारत लगातार फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर जाना जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगा, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो हम नवीकरणीय ऊर्जा से तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, पर यह बहुत ही खर्चीली होती है, खर्चीली विधा है, और देश का सपोर्ट इसमें बहुत कम होता है। ध्यान रखिएगा बहुत से देश अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जैसे सोलर एजेंसी बना है और भी संगठन है, पर नवीन प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है, जो भारत जैसे विकासशील देशों में वर्तमान पूंजी के तौर पर हम इसे कम आंकते हैं। और भी चीजें इसका ड्रॉबैक्स है, जिसके आधार पर भारत ने ताप विद्युत पर बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। हाल ही में 80,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की घोषणा की, इसी मन से कि भारत अपने आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने, ऊर्जा डिमांड को पूर्ति करने के लिए ये चीजें करेगी। तो हम इस सब सभी पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य और जलवायु घोषणा पत्र पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन निरंतर कटौती के जरिए जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कोप 28 के नाम से जाना जाएगा, जो दुबई में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। पहले स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर
जारी घोषणा पत्र में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसका आप लोगों को वीडियो रील मैंने आप लोगों को कल बनाकर आप लोगों को यूपीआई से लेकर अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया है, तो आप लोग जाके देखिए, सपोर्ट कीजिए। इस घोषणा पत्र पर अभी तक 126 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत और अमेरिका इस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है, परहेज किया। वहीं भारत और चीन ने क्या किया, COP28 सम्मेलन 2030 तक दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के संकल्प के हस्ताक्षर करने से परहेज किया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को, वर्तमान जो ऊर्जा क्षमता है उसको 3 गुना बढ़ाने का जो लक्ष्य बनाया है 2030 तक का, वो भी उस पर परहेज किया, अभी नहीं किए, उस पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें 118 देशों ने 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो दोनों आप लोगों को आंकड़े याद रखना है, 118 का याद रखना है, कितने लोगों ने समर्थन किया, उधर 124 देशों का समर्थन मिला है। अब कुल मिलाकर बात यहाँ हो रही है कि भारत सितंबर कि कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने की बात कर रही है। वहीं सितंबर में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के पहले एक समझौते कर चुका है। तो यह भी सभी मामले जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद तथा GDP के मुकाबले भारत की उत्सर्जन तीव्रता 5 जो है 2005 से 19 के बीच 33% कम हुई है। देश में 11 साल पहले निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो ये 11 साल पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया, तो अभी हमें वेट कर सकते हैं, हम और भी विकास कर सकते हैं। भारत की GDP 7% की दर से बढ़ रही है, जबकि उसका उत्सर्जन प्रति वर्ष केवल 4% से बढ़ा है। इससे पता चलता है कि देश अपनी आर्थिक समृद्धि के मुकाबले में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने में सफल रहा है। यह भी एक पॉइंट है जिसके आधार पर हम परहेज कर रहे हैं। हम अगर बाध्यता के साथ लागू करेंगे तो हमें अपनी आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा इंपॉर्टेंट है ना, देश को बढ़ाना है तो ऊर्जा आवश्यकता सबसे इंपॉर्टेंट है। कोर सेक्टर में इसकी आवश्यकता हो जाती है, हमारे और आपके रहन सहन के बदलाव करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, अर्थात बिजली की हम बात कर रहे हैं, तो यह आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी ये चीजें, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग देखिएगा। अब दूसरा है, क्या मरते दम तक किसी को भी दी जा सकती है कैद की सजा, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। इस पर एक कुछ दिन पहले ही आप लोगों को, शायद मैंने 2-3 महीने पहले इस पर विचार किया था कि जो उम्र कैद की सजा होती है, क्या ताउम्र होती है या कुछ वर्षों के लिए होती है। और विकलिस बानों के केस में मैंने चर्चा किया था, आप लोगों को याद होगा, उम्र कैद का सही अर्थ किस संदर्भ में समझा जाए। तो आप जाके वो सब सारे वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में आएगा। हालांकि आज कुछ टॉपिक छूट गया, हेडिंग लिखना, अगले बार से मैं कोशिश करूंगा उसे समझ करने का। तो यहाँ पर मामला क्या था कि किसी अपहरण और हत्या के जुर्म में जीवन प्रयत्न यानी मरते दम तक कारावास की सजा की चुनौती देने वाला एक अपराधी ने याचिका दायर की है, रीट जारी की है, जिसमें फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद एक रमा सरे उफ फक्कड़ नाम का कोई अपराधी है। उसने सजाप्ता अभी सजा काट रहा है, तो उसने अपने याचिका में बातें कही हैं। तो यहाँ पर बातें हुई है, बहुत सी चीजें हैं, अपडेट आप देखिएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब रीट आया, पहले सेशन कोर्ट ने दिया कि उम्र कैद होना, उसे हाई कोर्ट ने परमिशन ग्रांट किया। अब सुप्रीम कोर्ट में ये रीट आया है, क्या आया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोषी को उसके प्राकृतिक जीवन तक यानी मरते दम तक कारावास की सजा देने उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ ऐसी सजा में उस अपराधी में सुधार होने की संभावनाओं को समाप्त कर देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई मामलों में यह बातें कह चुका है कि जघन्य अपराध की व्यक्तियों को भी एक सुधार का अवसर देना चाहिए, अर्थात सुधार होने की आशंका जो भी गुंजाइश है उसको उपलब्ध करानी चाहिए। तो इस कंट्राडिक्शन को पैदा करता है। तो कोई ताउम्र जेल में रहेगा तो क्यों सुधार होगा, वो अपनी प्रवृत्ति बनाए रहेगा, उसे पता ही रहेगा मेरी मृत्यु तय है, जब तक मैं नहीं मर जाऊंगा तब तक मैं सुधरूंगा नहीं, मुझे बाहर नहीं छोड़ा जाए, मेरे घर परिवार को सौंपा नहीं जाएगा, मेरी लाश को ही सौंपा जाएगा। तो जो प्रवृत्ति उसके विचार में जेल में आने के समय था, वही प्रवृत्ति उसके मरण मरते वक्त तक होगा। कोई व्यक्ति में यह आशा होगा कि मुझे सजाप्ता हुआ है 20 साल की कैद,
मैं बेहतर काम करूँगा, बेहतर चीज़ें से कोऑर्डिनेट करूँगा जेल प्रशासन से, मेरी व्यवहार में परिवर्तन होगा, एक सज्जन समाज की तरह, मैं सज्जन व्यक्ति की तरह समाज में रहने की जैसे काबिल होगा, तो उसमें एक आस होगी कि हम समय से पहले भी छूट सकते हैं, जैसे विकलित बालों के मामले में देखने को मिला था। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है कि व्यक्ति में सुधार होने की प्रवृत्ति तभी जिंदा होगी जब वो उसे अंतिम समय में जीवित होने की संभावनाएं उसके अंदर होंगी। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम किसी का सुधार किस स्तर पर कर सकते हैं। किस स्तर पर करने का अर्थ यह समझिए कि किसी व्यक्ति में सुधार होने की संभावनाओं को जीवंत हम रख रहे हैं। तो यह भी एक मामला है जिस पर माननीय न्यायालय फैसला करेगी। हम वेट करेंगे और देखिएगा, इस पर मैं डिसीजन बता रहा हूं कि इस पर डिसीजन पूर्ण विचार की ओर जाएगा या संवैधानिक बेंच में भी जा सकता है। रीजन उसके पीछे है कि संवैधानिक बेंच जब देगी निर्णय तो यह मार्गदर्शन के तौर पर हमें रोड मैप के तौर पर यह किसी व्यक्ति की वर्तमान गरिमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर वो सजायाफ्ता व्यक्ति भी है, सजा काट रहा है, तो उसकी गरिमा इंपॉर्टेंट है। गरिमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, गरिमा के लिए हम क्योंकि हम लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं ना, तो सभी को अवसर दिया जाना चाहिए कि हम बेहतर विकल्प कैसे तलाश करें। तो यह मौलिक अधिकारों का भी कहीं कहीं हनन माना जाएगा और इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि कैसे इससे हम बेहतर विकल्प तलाश कर सकते हैं। मौत की सज़ा से उम्र सज़ा की, ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, हम उम्र सज़ा दे रहे, ताउम्र सज़ा दे रहे हैं, काला पानी की सज़ा देते थे पहले अंग्रेज लोग देते थे। इस चीज़ को समझिएगा, आने वाले समय में इससे थोड़ा सा अपडेट होगा। और आईपीसी की धारा 302 है जहां पर हत्या के जुर्म में दो ही सजा का जिक्र है, एक मृत्युदंड का, दूसरा उम्र कैद का। इस धारा में कोई और भी सजा का जिक्र नहीं है, न ही आईपीसी की इस धारा में संशोधन कर सजा को जीवन प्रयत्न करने का, कारावास करने का भी प्रावधान है। पर आपको संशोधन इस बार किए जा सकते हैं, न्यायालय के पक्ष में आया, उसका व्यापक आधार रखा जाएगा। और कानून में उम्र कैद का मतलब जीवन प्रयत्न कैद नहीं कहा गया है, यह भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। याद रखिएगा, इस कानून में 302 में यह भी नहीं कहा गया किसी व्यक्ति को उम्र कैद का अर्थ उसके अंतिम सांस तक जेल में रखना है। इसी पर मुझसे किसी कुछ दिन पहले ही डिबेट किसी व्यक्ति से हो गया था, जिस पर यह बातें उनके द्वारा किया जाता कि उम्र भर उनको जेल में रखा जाता है। न्यूनतम आपको सजाएं हैं इसके लिए, उसके बाद जेल प्रशासन तय कर सकते उस व्यक्ति को इस वर्ष के बाद रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि उसके आचरण व्यवहार के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। प्रशासन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देश में कचरे से भी होगा स्मार्ट प्रबंधन। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 वृद्धि और विकास में सरकार की नीतियों में पर्यावरण प्रदूषण वाले टॉपिक में आएगा। देखिए, कैसे हम सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं देश में कचरे प्रबंधन को करके, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, जीडीपी बढ़ावा करने के लिए जितने भी कचरा है उसका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आया है, उसके आधार पर इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें बात की गई है। टाइम हो गया 30 मिनट, ध्यान रखना है ये भी। चलिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन जो इंडस्ट्री है उसने नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसको 144 पेज का यह फ्रेमवर्क है। ड्राफ्ट दिया गया है 3 दिन पहले केंद्रीय शहरी और आवास जो विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि यह जो आपको नगरीकरण से इनका मंत्रालय जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी को भी यह रिपोर्ट ड्राफ्ट सौंपा गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बातों को कहा गया है, जिसमें सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है। हम किसी प्रकार के कचरे का कैसे हम प्रबंधन करके सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं, उसका हिस्सा बना सकते हैं, इसको लेकर जागरूकता और इससे संबंधित बातों की गई है। या वेस्ट टू अर्थ की हम बात करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क में फिलहाल यह 6 सेक्टर किए गए हैं शामिल, जिसमें फोकस मटेरियल की बात होती है, जिसमें मरकरी, ग्लास, बैटरी, सर्किट बोर्ड आदि शामिल होता है। प्लास्टिक, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, सूखा कचरा, गीला कचरा, ये सर्कुलर इकोनॉमी का शामिल होता है। इन 6 बिंदुओं के आधार पर यह फ्रेमवर्क किया गया है। जो 6 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जिसमें रीड्यूस कचरा कम करना है, रीयूज कचरे का पुनः उपयोग करना है, रिपेयर फेंकने के बजाय उसका मरम्मत करना है,
रीमैन्युफैक्चरिंग अर्थात पुनर्निर्माण की बात करता है। अपसाइक्लिंग संवार कर बेहतर बनाना है, उसके मॉडरेट करना है। रिसाइक्लिंग पुनः संकलन करना है। ये छह सिक्स याद रखिए, सिक्स आपको आर याद रखिएगा, 6R यह फ्रेमवर्क दिया गया है 6 बिंदुओं के आधार पर। 6R क्या है सर्कुलर इकोनॉमी में, हम इसे आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ नोट्स है, इसे देख लीजिएगा चीजों को। चक्रीय इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, वही जो 6R की बात है यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग यहाँ पर चर्चा किया गया है। नोट्स जब की नोट्स बना के दिया जाएगा आपको ये सब सारी चीजें शामिल रहेंगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देने की भारतीय पहल क्या है, तो 2022-23 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि हम विकास को चिन्हित करते हुए सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप निम्नलिखित नियम तैयार किए हैं, जिसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 की चर्चा होती है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की चर्चा होती है, साथ ही ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 की चर्चा होती है, जो आपको सर्कुलर इकोनॉमी के अनुरूप चीजों को लागू करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब है उपरोक्त नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अधिनियम, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम लोग EPR भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमाण पत्रों के हितधारकों के समक्ष लेने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर निर्माताओं को, विनिर्माताओं को, उत्पादकताओं को, आयातकों को, थोक उपभोक्ताओं के लिए भी अपशिष्ट निपटान मानकों को तय करता है, निर्धारित करता है। तो ये नियम कानून लाए गए हैं। साथ में याद रखिएगा कुछ नोट इसके साथ, जहाँ पर लिथियम आयरन बैटरी और एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल, स्क्रैप मेटल, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, आपको शहरों का कचरा जो होता है, सहित 10 क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं को बनाए गए, जहां द्वितीयक सामग्री पुनः उपयोग के लिए एक महत्व का कारण बनती है। जर्मनी और जापान, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, सर्कुलर इकोनॉमी को की नीति को अपनी अर्थव्यवस्था में पुनर्गठित किया है, एक बाध्यकारी सिद्धांत के तहत लागू किया गया। तो आपसे प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, तो जर्मनी और जापान का नाम याद रखिएगा। वहीं चीन ने क्या किया है, एक कानून सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन लॉ को एक अधिनियम एक्ट के तहत लागू किया है। तो जैसे भारत बिल एक्ट बनाकर लागू किया जाता है, वैसे इस पर कार्य कर रहा है सभी देश अपने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर तरीके से कर सके। जितने भी कचरे होते हैं सूखा गीला, उसका इकोनॉमी में काम कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी का आप एक वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। जितने भी कचरे, अभी लगभग 8 लाख टन कचरे का उन्होंने रोड में प्रयोग किया है। रोड जो बनता है हम लोग का ना, हाईवे, नेशनल हाईवे, उसमें प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। नितिन गडकरी जी का रोड वे आप देखिएगा, कितना उनका विजन बेहतर है। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सरकार 3 जगह भाजपा की सरकार बन रही है, तो समीकरण चेंज होगा राज्यसभा में भी। इस आंकड़े को बस याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। 94 अभी वर्तमान में है केवल भाजपा का, उनके गठबंधन का 108 है। जो आने वाले समय में भाजपा 100 सीट हो जाएगी, 100 तो 6 सीटें बढ़ेंगी। तो गठबंधन की जो सरकार बनी हुई है, अन्य भाजपा के जो अन्य जो संबंधित पार्टियों के साथ गठबंधन की हुई है, एनडीए जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें भी 6 सीटें बढ़ने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा सीटों का परिवर्तन होगा, इसको पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए पीटी फैक्ट है, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मिनचोंग, याद रखिएगा मिनचोंग तब्दील होगा, जो उत्तरी तमिलनाडु के तट से पहुंचते हुए विभिन्न शहरों में जाएगा। यह 250 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी और चेन्नई में 230 किलोमीटर पूर्वी। तो आप मुझे बताइएगा यह कौन से श्रेणी का चक्रवात है। मैं पहले भी चक्रवातों की श्रेणी बताया हूँ, आप लोगों को कवर किया हूँ, उस पर की नोट्स भी दे रखा हूँ। तो जो पुराने स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट सर्च कीजिएगा, पुराने स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताइएगा, याद होना चाहिए। इस तूफान जो चक्रवाती तूफान है, इसका नाम मिनचोंग किस राज्य, किस देश के द्वारा दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवातों का नामकरण अरब सागर में और हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में और आपको हिंद महासागर में किन किन देशों के द्वारा किया जाता है। ये प्रोसेस क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इस पर कई दफा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब ये आप लोग को पीटी फैक्ट के तौर पर आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए पॉलिटिकल न्यूज है, आज एनालिसिस है, इसको छोड़िएगा। जो पॉलिटिक्स में मजा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद पढ़ सकते हैं।
हाँ, बस एक नए रोज कल्याणकारी राज्य की आगाज हुई है। तो मैंने इस पर पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि बेहतर कैसे आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करने का प्रयास कीजिएगा। मुफ्त की जो चीज़ें हैं उसके लिए राज्य के पास अतिरिक्त खर्च हो, अतिरिक्त खर्च करने की शक्ति हो तो वो जरूर दे सकते। पर राज्य के जो जिन राज्यों में इसको दरकिनार करके चीज़ें की गई हैं तो बेहतर एक जनादेश लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हुआ है, जहां पर लोग मुफ्त की बातें नहीं करना चाहते हैं, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए बेहतर प्रबंधन की बात होती है तो प्रबंधन चाहिए, साथ ही उनकी क्षमता के अनुसार अवसर चाहने चाहिए, जैसे कौशल विकास की बात होती है। तो ये सब चीजें जनता के द्वारा इस पर हामी भरी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए चुनाव, देखिए भाजपा और कांग्रेस मत समझिएगा, बाकी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देश में अभी भी सांप्रदायिक वोट बैंक की बात होती है, भ्रष्टाचार की बात होती है, वंशवाद की बात होती है, कहीं ना कहीं कमोवेश कम या अधिक सभी जगह लागू है, सभी पार्टियों में लागू है। तो ये मुद्दे भी रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे उठाते रही। वहीं राम मंदिर का निर्माण, जिससे सनातन सनातन के संदर्भ जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी विशेष के वक्ता द्वारा यह बोल दिया गया कि भाजपा का आना अर्थात सनातन का उन्नति होना, और सनातन का उन्नति होना मतलब अन्य जाति वर्गों का नाश होना। ये सी बातें बोली गई, संदर्भ वही था कहने का। पर ध्यान रखिएगा, सनातन कॉन्सेप्ट जहां पर हिंदू बहुल देश है, जहां पर बहुत से लोग हिंदू हैं, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को ठेस करना कहीं ना कहीं यह कहीं ना कहीं होता है। राज्य जरूर धर्मनिरपेक्ष है, मैंने आप लोगों को पॉलिटिक्स क्लास में बताया है। सैद्धांतिक तौर पर जो राज्य है धर्मनिरपेक्ष है, पर व्यवहारिक तरीके से धर्म के बिना हम राजनीति की बात नहीं कर सकते, धर्म के बिना किसी राज्य स्टेट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति सोर्स जो है वो उसका आचरण से जुड़ा हुआ होता है, उसका धर्म पंथ संप्रदाय। तो इसलिए हम न्यूट्रल हो नहीं सकते। कमोवेश कम अधिक रूप से उसके आचरण में, उसके व्यवहार में, उसके कार्यशैली में यह नजर आएगी कि कोई व्यक्ति किसी धर्म से, संप्रदाय से जुड़ा हुआ प्रतीत होगा, उसके कार्य और दायित्व में यह चीजें नजर आएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बेहतर जो चीजें उपलब्ध होती है उसका जरूर अनुसरण करना चाहिए। वो इस्लाम हो, हिंदू हो या अभी और भी संप्रदाय के जो लोग हो, बेहतर विकल्प जो देता है विचारों के रूप में, उसे जरूर शामिल करना चाहिए। वो शासन प्रशासन की बात करें, जैसे आप जब आप अपना प्रस्तावना देखिएगा या तो पूरा ओरिजिनल टेक्स्ट में भारतीय संविधान को पढ़िएगा तो देखिएगा हमारे विभिन्न देवी देवताओं के चित्रण किए गए हैं, बौद्ध धर्म के चित्रण किए गए हैं, और भी लोगों के चित्रण किए गए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उसकी भावनाओं को समझना है, ठीक है ना। इन चीजों को समझिएगा, क्योंकि मूलाधार में हम धर्म को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति और व्यक्ति समूह अपने धर्म के प्रति, अपने जात के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति अपनी विचारधारा को लेकर चलता है। उसके साथ ही साथ अनुच्छेद 370 का समाप्ति मुद्दा रहा सांप्रदायिक हिंसा, विशेष तौर पर जब सरतंत्र से जुदा वाला कॉन्सेप्ट जाता है तो हम कहीं ना कहीं एक तरफी नजरिया रखते हैं। हाल ही में निपुर शर्मा का मामला देखने को मिला था, जहां पर कुछ लोगों की हत्या कर दी गई थी, पूरा देश में बवाल था। तो सभी के देखिए, सभी के प्रभाव आपके जब वोटिंग होती है, जब उस समय देखने को मिलता है। जनता जनार्दन जो है हर चीज का हिसाब देती है। आप राज्य के तौर पर न्यूट्रल हैं तो सभी के लिए न्यूट्रल हो सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो जब ये सर तन का जुदा वाला कॉन्सेप्ट आया था, लोग हत्या कर दी, उन लोगों का गला काट दिया, कि इन लोगों को टॉर्चर किया गया, ये सब चीजें वहां पर काम करेंगी और कहीं ना कहीं यह प्रभाव कारक रहा था, ये हमेशा रहेगा। और ध्यान रखिएगा, यदि कोई पार्टी कार्य नहीं करती है तो इतिहास, हमारा राजनीतिक इतिहास यह भी कहता है कि कार्य नहीं करती है, बस केवल बातें करेगी, धरातल में वो चीजें नजर नहीं आएंगी, तो जनता उन्हें स्वीकार नहीं करती, उनको ऐसे ही हार का सामना करना पड़ता है। पर ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ वंशवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में जनता संवेदनशील रही है, और देश में स्वस्थ एवं विकासशील राजनीति की स्थापना हुई, जहां पर मुफ्त प्रिविलेज दिया जा रहा था, मुफ्त की बातें की जा रही थी, उसको दरकिनार करते हुए जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको शामिल किया गया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के विकसित होते प्रयास का बात की जा रही है, जहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि मेरा नुकसान किसमें है, मेरा किसमें ज्यादा फायदा होगा। हम केवल
मुफ्त के लिए हम वो भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये सब चीजें होती है। वोट बैंक के राजनीति के चलते देश में आर्थिक और सामाजिक वातावरण दूषित नहीं होने देना चाहते हैं जनता, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। भारत एक गरीब देश है, कमोबेश सभी लोग चीजों की आय जितनी स्रोत होनी चाहिए उतनी नहीं है, पर जो अमीर देशों के अकुत संपत्ति है, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊंची आमदनी है, उच्च जीवन स्तर मुकाबला कर कर ही नहीं रह सकता। तो इसके लिए 2014 के बाद जो इकोनॉमी हुई है, जर्जर स्थिति में थी, जर्जर पांचवी अर्थव्यवस्था तक शामिल है, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर जानिएगा आप लोग। अगले 3 वर्ष तक चौथी बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन चुकी है, सब बातें हैं। अब महिलाओं ने क्या किया है, यह भी एक फैक्टर है। मुफ्त में योजनाओं की जनता का जो नकार दिया है, कई राजनीति जिसमें भाजपा भी शामिल है, मुफ्त की चीजें दी हैं, पर ध्यान रखिएगा मुफ्त की चीजों को लेकर भारी कर्ज में डूबते हुए राज्यों के कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को थोड़ा भाया नहीं कि हमारा राज्य कर्ज होगा तो प्रति व्यक्ति कर्ज का वृद्धि होगी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज माफ करने के अलावा मुफ्त में बिजली दे रही थी, गैस सिलेंडर सब्सिडी दे रही थी, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दे रही थी, युवाओं को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते दे रही थी। इसके अलावा अन्य मुफ्त की स्कीमों की घोषणा करे। इसी तरह राजस्थान में एक पहल थी, कांग्रेस सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन, सस्ता सिलेंडर, 25 लाख रुपए तक के इलाज करने के लिए फ्री मेडिकल बीमा, 1 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिया गया, योजना चल रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने पहले के मुफ्त की योजनाओं के साथ साथ फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली जैसी घोषणाएं की, जिसे नकार दिया गया। तो आपको ये समझना होगा कि राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है, और मैंने कभी आपको बताया था, राष्ट्र रहेगा तो आपकी अस्मिता बची रहेगी। अगर राष्ट्र ही जुड़ा नहीं रहेगा, राष्ट्र के कॉन्सेप्ट जुड़े नहीं रहेंगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी आकर अपना अंदर का लोग, कोई बाहर का लोग आपको ऐसे ही गले काट मार के जाएगा। जैसे इजराइल में आप हमास में देख रहे हैं मुद्दे हो रहे हैं, यूक्रेन में आप चीजें देख रही होंगे, ये सब चीजें समझ रहे हैं ना, मूलतः राष्ट्रवाद का। अरब कंट्रियों में देख रहे हैं, अभी हाल ही में आपको आतंकवादी घटनाएं हुए, एक राष्ट्र के तौर पर आपको जीवंत होना होगा, और उसमें सभी लोगों का इसमें सहभागिता की आवश्यकता है, न केवल किसी खास का, न किसी खास अन्य का, यहाँ सभी लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है, तो इसे समझने की आवश्यकता है। फिर मुफ्त की योजनाओं को गलत मानते और रेवड़िया बांटने की संज्ञा देते, इसके बावजूद भाजपा सरकार ने मुफ्त की कई योजनाएं चलाई। पर यहाँ पे एक बात इसके साथ है कि क्या हुआ है कि फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री यात्रा की योजना भाजपा ने परहेज रखा, अर्थात फ्री बिजली हम देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री यात्रा देंगे, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो उससे बाहर रही, और उसके बाद अपने राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य स्तरीय मुद्दों के साथ जोड़कर काम की। तो ये कुल मिलाकर कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बदल रही है, जिसमें सुधार होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आवास योजना में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, मध्यम प्रौद्योगिकी के लिए जो खर्च किया जाए वो भी कहीं बदलाव आया है, ये सब प्रयास किया। मात्र कुछ ही वर्षों में लगभग 3 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है, 5 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं, 15 लाख करोड़ रुपया स्वयं लाभार्थियों तक खर्च किए गए। तो कुल मिलाकर ये सब बातें हो रही, जिसका अर्थ समान तौर पर यही समझा जाना चाहिए कि लोगों के द्वारा भविष्य के प्रति अपनी चिंताएं समझी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र बेहतर होगा। लोकतंत्र बेहतर होगा तो लोकतंत्र में जो लोग आएंगे कार्य करने के लिए, वो भी बेहतर चयन होकर आएंगे। यही लोकतंत्र का वास्तविक मांग भी है। क्लियर हो गया? तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।